हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली और साहित्य और उसके अलावा साहित्यिक जो सम्मान है दोस्तों, वो सब एक ही लेक्चर में धमाकेदार तरीके से डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो भी परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और बाकी चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति के ऊपर रिलेटेड लेक्चर है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे रिलेटेड एक लेक्चर मैंने एमसीक्यू का डाल चुका हूं दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में बनी हुई है, उसको जाके देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। मेरा नाम क्या है? विक्रम खंडेलकर दोस्तों। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं दोस्तों। आइए शुरू करेंगे ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखो दोस्तों, लेक्चर नंबर 6 है मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य और सम्मान एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला फैक्ट देखिए, संस्कृति किसी भी देश, जाति, समुदाय की आत्मा के समान होती है दोस्तों। जो सांस्कृतिक होती है वो किसी भी देश, जाति, समुदाय के आत्मा के समान होती है। संस्कृति से ही उस समुदाय के उन समस्त संस्कारों का पता चलता है जिसके आधार पर वह अपने आदर्श, जीवन मूल्य आदि का निर्धारण करते हैं दोस्तों। जनजाति के जीवन में उनकी संस्कृति के विभिन्न नृत्य, संगीत, कला, पर्व, जीवन के महत्वपूर्ण स्थान शामिल होते हैं। दिन भर के श्रम की थकान को आनंद में रूपांतरित करने का एक नियमित विधान भी होता है दोस्तों, एक प्रकार से। क्योंकि जिंदगी में इतने बिजी रहते हैं लोग, तो त्यौहार जब आते हैं दोस्तों, तो त्यौहार की वजह से उनकी थकान, उनके आनंद को रूपांतरित करने का भी एक नियमित विधान होता है, एक प्रकार का ये दिन भर के श्रम, है ना। ये देखिए, जनजाति बहुल्य मध्य प्रदेश के प्रत्येक जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति व अनूठी पहचान है दोस्तों। हर जनजाति की अपनी एक पहचान, अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है दोस्तों। उस जनजाति को अन्य से पृथक है। जनजाति कलाएं में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गायन कला की, फिर नृत्य कला डिस्कस करेंगे, फिर नाट्य कला, फिर चित्रकला, फिर शिल्प कला के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन गायन कला दोस्तों। गायन कला के अंतर्गत पहला आता है पांडवानी गायन, है ना। पांडवानी गायन क्या है दोस्तों? तो पांडवानी जो है ये महाभारत की कहानियों को गाकर सुनाने की एक लोक गायन शैली है। महाभारत की कहानियों को गाकर सुनाने की एक लोक गायन शैली है। यह छत्तीसगढ़ का एकल नाट्य है जो पांडवानी में संगीत की संगत भी कहा जाता है इसको। पांडवानी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पांडवों की वाणी, इसलिए बना है पांडवानी, है ना। पांडव वाणी, है ना। इसका मतलब होता है दोस्तों, पांडवानी का शब्द का अर्थ है पांडव की वाणी, है ना, यानी पांडवों की कहानी, है ना। तो पांडवानी में महाभारत के प्रमुख पात्र पांडवों की कहानी को दर्शाया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, गोंड जनजाति की प्रधान शाखा जो है, प्रधान उपजाति है नहीं, तो प्रधान शाखा के द्वारा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में पांडवानी गायन गाया जाता है दोस्तों। पांडवानी गायन गाया जाता है, याद रखना है ना। इसमें महाभारत की कथाएं सुनाई जाती है जिसका मुख्य किरदार भीम होता है। जिसका मुख्य किरदार क्या होता है? भीम होता है, पता होना। पांडवानी की दो शैलियां हैं दोस्तों, एक है कापालिक और दूसरा है वेदमती, है ना। एक का नाम है कापालिक शैली और दूसरे का नाम है वेदमती। नाम पता रहना चाहिए अपने को, कभी क्वेश्चन आ गया तो ये शैली किसकी है करके, तो पांडवानी की है। कापालिक और वेदमती शैली। पांडवानी गायन में तंबूरा प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, याद रखना है। तंबूरा होता है, तंबूरा आपने देखा होगा, तंबूरा प्रयोग में लाया जाता है ना। इसके प्रमुख गायिका में तीजन बाई का नाम आता है। इसमें प्रमुख गायिका में तीजन बाई का नाम आता है दोस्तों। तीजन बाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। तीजन बाई का संबंध किससे? पांडवानी, है ना, पांडवानी से। तीजन बाई के अलावा दोस्तों और बहुत सारे नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है। तीजन भाई के अलावा झाड़ू राम का नाम भी आता है। झाड़ू राम देवगन का नाम आता है, ये भी पांडवानी कलाकार है, प्रसिद्ध। इसके अलावा एक का नाम है ऋतु वर्मा भी इंपॉर्टेंट है। ऋतु वर्मा पांडवानी कलाकार है ना। इसके अलावा और कलाकार के नाम मैं बता दूं आपको, तो उषा बरेले का नाम भी इन्हीं से रिलेटेड है दोस्तों। इसके अलावा एक और नाम है शांति बाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। शांति बाई चेलख नाम है पूरा इनका, है ना। और इसके अलावा आखिरी नाम जो मैं बताने का रह गया, रेवा राम
गंजीर, रेवाराम गंजीर। तो इतने नाम है दोस्तों। प्रमुख गायिका में जो प्रसिद्ध है काफ़ी, पांडवानी के कुछ प्रसिद्ध कलाकार में आता है तीजन बाई का नाम, झाड़ूराम देवगन का नाम आता है, उषा बरेले का नाम आता है, शांतिबाई चेलक का नाम आता है, रितु वर्मा का नाम आता है, रेवाराम गंजीर का नाम आता है ना। तो ये याद रखना है। पांडवानी से इतनी चीज़ें मैंने बताया काम काम की। नेक्स्ट है घोटुल पाठा गायन क्या है दोस्तों। घोटुल पाठा छत्तीसगढ़ के मूडिया, छत्तीसगढ़ के मूरिया, यही कई जगह ऐसा लिखा हुआ है मूडिया, है ना, मूडिया। छत्तीसगढ़ के मूडिया आदिवासियों का एक मृत्यु गीत है दोस्तों, आदिवासियों का एक मृत्यु गीत है। यह गीत मृत्यु के समय गाया जाता है। घोटुल पाठा गीत में बुजुर्ग लोग राजा जोलोंग साय की कहानी गाते हैं दोस्तों, है ना। ये वाला जो गीत है इसमें क्या होता है, इस गीत में बुजुर्ग लोग जोलोंग साय की कहानी गाते हैं दोस्तों। साथ ही प्रकृति के रहस्यों के बारे में भी बताया जाता है इस गीत में। तो बोल सकते हैं एक प्रकार का शोक गीत है, ये मृत्यु गीत है ना। तो मूरिया जनजाति द्वारा गाया जाता है। घोटुल पाठा एक शोक गीत है। कभी पूछा क्या है, शोक गीत है, जो मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, अंतिम संस्कार के समय, याद रखना है ना। ये घोटुल पाठा इंपॉर्टेंट है। जनजाति का नाम पूछा जा सकता है। इसके अलावा कहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, पूर्वी छत्तीसगढ़। अगला है दादरिया गीत। दादरिया गीत दोस्तों, दादरिया गीत बैगा जनजाति द्वारा गाया जाता है। यह सवाल जवाब शैली में गाया जाता है दोस्तों। इसमें सवाल गाते गाते सवाल और जवाब करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा गीत सवाल जवाब शैली का है, तो दादरिया गीत। दादरिया गीत कैसा है, सवाल जवाब शैली वाला गीत है दादरिया गीत, याद रखना है, गोंड जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है फाग गायन। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, फाग गायन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड नामक क्षेत्र में होली के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों। खासकर बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड वाले क्षेत्र में होली के अवसर पर गाया जाता है। माना जाता है कि इस गीत मूल रूप से उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। मध्य प्रदेश में भी व्यापक रूप से गाया जाता है। होली खेलने, प्रकृति की सुंदरता, राधा कृष्णन के प्रेम का वर्णन किया गया है इस गीत में, है ना। गीत गाया है। फाग को शास्त्रीय संगीत व उप शास्त्रीय संगीत के रूप में भी गाया जाता है दोस्तों। गायन शैली है ये एक प्रकार का। तो क्वेश्चन अपने को क्या पूछेगा, कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति। देखो सहरिया के अलावा दूसरी जनजाति भी गाती है, लेकिन फाग गाते ज़्यादातर फाग गायन होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगर कभी जनजाति का नाम पूछा तो सहरिया जनजाति, अगर आंसर ऑप्शन रहेगा तो लगा सकते हैं। सहरिया जनजाति द्वारा होली के अवसर पर गाए जाने वाला गायन है फाग गायन। रेलो गीत इंपॉर्टेंट है। रेलो गीत जो है भील व कोरकू जनजाति के द्वारा गाए जाने वाला एक गायन है ना। खासकर भीलों के द्वारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भीलों के द्वारा गाए जाने वाला गीत को रेलो गीत या रेलो गायन कहते हैं। इसमें नव युवक व युवतियों भी भाग लेती है। इसमें नव युवक और नव युवतियाँ, नए लड़के और नई लड़कियाँ, है ना। तो जवान लड़के और जवान लड़कियाँ, कुंवारी लड़की और कुंवारे लड़के भाग लेते हैं, ये बताया गया है इसमें, है ना। तो भील जनजाति के द्वारा रेलो गीत गाया जाता है। खत्म खेल। इतनी चीज़ याद रखना है यहाँ से। पांडवानी, घोटुल पाठा, दादरिया, फाग और रोलो। अब नृत्य कला की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं भील जनजाति की, है ना। तो भील जनजाति में भगोरिया पर्व इंपॉर्टेंट है। भगोरिया पर्व भी है और नृत्य भी है। भगोरिया नृत्य भील जनजाति द्वारा, टोडा नृत्य, इसके अलावा ये है ये कहरवा नृत्य, दागला नृत्य, नेवताली नृत्य, पांडवा, जेवरा, लहरी, ये घोड़ी, हाथीनामा, हिचकी और गरवी इंपॉर्टेंट है, गरवी। तो एक बार इसको देख लेना है, सिर्फ ये भील जनजाति के थे। गोंड जनजाति का कर्मा नृत्य को गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सैला नृत्य, पूजा नृत्य, बीरा नृत्य, बिलमा नृत्य, सुआ नृत्य, दीवानी नृत्य, झंझ पाठा नृत्य, सारा पाठा नृत्य, दांडर नृत्य, सजनी, दीवानी, रीना और भड़ौनी, है ना। सजनी, दीवानी, रीना और भड़ौनी, ये सब गोंड जनजाति के नृत्य कला है दोस्तों। कोल जनजाति का सबसे इंपॉर्टेंट है कोल यानी दहका नृत्य, इसके अलावा दो तलिया नृत्य और नारदी नृत्य, है ना। कोरकू जनजाति का चटकोरा नृत्य इंपॉर्टेंट है। खंबा स्वांग भी कोरकू जनजाति के द्वारा। खंबा नाच भी होता है। डांडल्य, चाचरी, गोदली, देव दशहरा और थापती, ये सब कोरकू जनजाति के। सहरिया का लहंगी इंपॉर्टेंट है और दुलदुल घोड़ी और तेजाजी नृत्य भी होता है, एक नृत्य कला है, सहरिया जनजाति का है। बैगा जनजाति का कर्मा, देखो गोंड जनजाति का भी कर्मा है, बैगा जनजाति का भी कर्मा है ना। और इसके अलावा सैला भी है दोनों का। परधौनी, दशहरा, दादरिया, अटरी, घोड़ी पौठाई, ये सब नृत्य बैगा जनजाति के। इसके अलावा भारिया जनजाति का इंपॉर्टेंट है भड़म,
भड़म, उसके अलावा सैतम, उसके अलावा वीरहा, इसके अलावा एक है अहिरई, इसके अलावा एक और है अहिरई, है ना। तो ये याद रखना, एक बार पढ़ लेना इसको, जो इंपॉर्टेंट है वही परीक्षा में आते हैं। उरांव जनजाति का सरहुल और घूड़िया और डंडा, सरहुल, गुड़िया और डंडा। मुड़िया जनजाति का छेरता, ये मुड़िया जनजाति का है। बंजारा जनजाति का है तलवारबाजी, है ना, डंडा बोली और मछली। ये नृत्य जो है बंजारा जनजाति के दोस्तों। तो इन्हीं को डिटेल में लिखा गया है यहाँ पे। क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखा गया है डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं भगोरिया नृत्य की। यह नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र जैसे इसका प्रयोग होता है, मंदल का प्रयोग होता है दोस्तों, पूछा जा सकता है। मंदल बाजा ही होता है लेकिन बड़े साइज का होता है, बड़े साइज का। ये बड़ा ऐसा गले में टांग के बजाते हैं उसको। क्यों? काहे कि वजन होता है और धबाधब, तो उसको गले में टांग के बजाते हैं और ऐसा रख के, है ना, हाथ से और लकड़ी से ही बजाते हैं, तो उसको बोलते हैं मंदल, है ना। तो याद रखना है, भगोरिया नृत्य में मंदल का प्रयोग होता है, ढोल का प्रयोग होता है, थाली का और सहनाई का प्रयोग होता है, याद रख सकते हैं। इसके अलावा कर्मा नृत्य जो है ये बैगा और गोंड जनजाति द्वारा विकसित किया गया था। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें। यह नृत्य वर्षा ऋतु के अलावा भी ऋतुओं में भी किया जाता है दोस्तों। कर्मा नृत्य आदिवासी नृत्यों का राजा कहते हैं, इसको कभी पूछा जा सकता है। आदिवासी नृत्यों का राजा कहते हैं, इसको अभी पूछा जा सकता है, याद रखना है। इसके अलावा कर्मा नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। होने वाला पहला आदिवासी नृत्य है ये, इसलिए पता होना कर्मा नृत्य का डायरेक्ट पूछ लेता है। कर्मा समझ में आ गया। सैला की बात करेंगे, बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है ये। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। सैला नृत्य दशहरे से आरंभ होकर शरद ऋतु के अंत तक चलता है दोस्तों। वाद्य यंत्र में वही वाला वाद्य यंत्र बजाते हैं इसमें भी, मांदर जो बड़ा वाला ऐसा गले में टंगा के ऐसा बाजा टाइप का रहता है लेकिन बड़े साइज का रहता है, उसको बोलते हैं ना। नेक्स्ट है दशहरा व दादरिया नृत्य। ये बैगा जनजाति द्वारा विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है। कब? विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा, याद रखना है। दादरिया नृत्य। परधौनी नृत्य ये जो बैगा जनजाति के द्वारा बारात के आगमन पर किया जाता है। जब बारात लेके आते हैं ना, जैसी बारात लेके आते तो लेडी से जाती है वहाँ पे उसका स्वागत करने, नई दुल्हन को देखती भी है, उसके सामने फिर डांस करते हैं, है ना। तो बैगा जनजातियों द्वारा बारात के आगमन पर किया जाता है ना। बारात के आगमन पर जैसे जनवासा देते हैं वहाँ भी करते हैं, और जब लड़की घर लाते हैं जब भी करते हैं, है ना। तो ये याद रखना है। यहाँ महिला प्रधान नृत्य है। महिला लोग करती है कि नहीं? महिला प्रधान नृत्य है परधौनी नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है भड़म और सैतम नृत्य। ये भारिया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। सैतम स्त्री प्रधान नृत्य है दोस्तों। सैतम जो है स्त्री प्रधान नृत्य है, याद रखना है। भड़म और सैतम जो है वो भारिया जनजाति के द्वारा। डांडल्य नृत्य, डांडल नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किए जाने वाला। इस नृत्य में श्रृंगार परक गीत गाए जाते हैं, यानी श्रृंगार यानी जिसमें श्रृंगार करके गाते हैं, श्रृंगार परक गीत गाए जाते हैं, जिसमें श्रृंगार होता है ना। श्रृंगार करके सज धज के भी गाते हैं, इसलिए श्रृंगार परक लिखा हुआ है ना। तो कोरकू जनजाति द्वारा गाए जाने वाला नृत्य है ये, श्रृंगार परक गीत है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। डंडल। नेक्स्ट है दुल घोड़ी नृत्य। सहरिया जनजाति द्वारा विवाह या खुशी के अवसर पर गाते हैं। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। वाद्य यंत्र इसमें ढोलक और सहनाई का प्रयोग होता है। ढोलक और सहनाई का प्रयोग होता है। लहंगी नृत्य इंपॉर्टेंट है। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा श्रवण महा या किसी उत्सव विशेष पर गाया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। लहंगी छोटे छोटे डंडों के लय ताल पर मिलते हैं। इसमें छोटे छोटे डंडों के हिसाब से लय ताल पर मिलते हैं और नृत्य करते हैं। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा। सरहुल नृत्य जो है उरांव जनजाति के द्वारा युवक युवतियों द्वारा पीला साफा व बगुले के पंखे, देखो पीला साफा पहनते, उसके अलावा बगुले के पंखे लगाकर सामूहिक रूप से किया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा। सरहुल, है ना, सरहुल उरांव जनजाति के द्वारा युवक युवतियों द्वारा पीला साफा पहनते हैं ऊपर मुंडी में, उसके अलावा बगले के पंखे लगाकर सामूहिक रूप से किया जाता है, याद रखना है। डोहा नृत्य इंपॉर्टेंट है। डोहा को ऐसा भी लिखा रहता है कई जगह, डोहा, है ना। डोहा नृत्य भील जनजातियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। भीलों का गजरा भी कहते हैं, इसको पूछा जा सकता है। ढोला नृत्य को भीलों का गजरा भी कहते हैं, भीलों का गजरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है गदली नृत्य। कोरकू जनजाति की महिलाओं द्वारा वैवाहिक अवसर पर गदली नृत्य किया जाता है। अर्जुन सिंह ध्रुवे प्रमुख बैगा नर्तक है जिनको 2000
22वें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भील समूह के लोग नृत्य को सोलो और नाच भी कहते हैं। भील समूह के लोग इस नृत्य को सोलो नृत्य भी बोलते हैं, सोलो या नाच नृत्य भी कहते हैं, याद रखना है। अर्जुन सिंह धुर्वे के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, अर्जुन सिंह धुर्वे जो है, अर्जुन सिंह धुर्वे डिंडोरी जिले के लोक नृतक है दोस्तों। डिंडोरी जिले के लोक नृतक है और बैगा लोकगीत और नृत्य के लिए, है ना, बैगा परधौनी नृत्य से संबंधित है। बैगा परधौनी नृत्य करते हैं, याद रखना है। परधौनी, बैगा परधौनी नृत्य कलाकार हैं ये। कभी क्वेश्चन आ सकता है, अर्जुन सिंह धुर्वे कौन से नृत्य करते हैं? परधौनी नृत्य, है ना, बैगा जनजाति से और परधौनी नृत्य करते हैं, ये पता होना अपने को बस। अब नाट्य कला देखेंगे अपन। नाट्य कला, अभी तक क्या देख रहे थे अपन? ये देखे थे क्या? ये नृत्य कला, नाट्य कला, है ना। नाट्य कला, नाट्य कला में आता है भवाई नाट्य कला। भील जनजाति द्वारा किए जाने वाला नाट्य है ये, जिसकी विषय वस्तु धार्मिक कथाओं व दैनिक कथाओं और घटनाओं पर आधारित होती है दोस्तों। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका जनक किसको बोलते हैं? बाघोजी थे। इसके जनक बाघोजी थे दोस्तों, बाघोजी, है ना। बाघोजी को इनका जनक माना जाता है। तो भवाई पश्चिमी राजस्थान में किए जाने वाला एक स्टंट नृत्य है दोस्तों। ये स्टंट नृत्य है और वहाँ राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी होता है भील जनजातियों के द्वारा, है ना। विषय वस्तु धार्मिक कथाओं और दैनिक घटनाएं होती है, इस पे याद रखना है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है रागिनी। सहरिया जनजातियों का लोक नाट्य है ये, सहरिया जनजातियों का लोक नाट्य है रागिनी। स्वांग इंपॉर्टेंट है, सहरिया जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है स्वांग। इसमें एक पुरुष जो स्त्री के वस्त्र पहनकर स्वांग बनाया जाता है दोस्तों। इसमें एक पुरुष जो है वो स्त्री के वस्त्र पहनकर स्वांग बनाया जाता है, याद रखना है। लकड़ बग्गा इंपॉर्टेंट है, लकड़ बग्गा, है ना। ये रागिनी का पूछा जा सकता है दोस्तों, ये रागिनी, है ना। रागिनी जो है किस राज्य का लोकगीत है करके एक बार कौन सी तो बड़ी परीक्षा में क्वेश्चन आया था, तो हरियाणा का, है ना। रागिनी किस राज्य के लोकगीत शैली है करके पूछा था। ऑप्शन में कश्मीर, केरल, हरियाणा और मणिपुर दिया हुआ था, हरियाणा का है। अपने मध्य प्रदेश में भी होता है सहरिया के द्वारा। लकड़ बग्गा इंपॉर्टेंट है, लकड़ बग्गा, है ना। और ये स्वांग भी इंपॉर्टेंट है, सहरिया जनजाति के द्वारा। स्वांग का मतलब होता है किसी दूसरे की नकल करना, है ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मालवा क्षेत्र और यानी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र कई जगह होता है ये सहरिया जनजाति द्वारा, याद रखना है। लकड़ बग्गा देखते हैं इंपॉर्टेंट वाला। लकड़ बग्गा जो है, लकड़ बग्गा ये एक आदिवासी लोक नाट्य है जो विवाह के अवसर पर खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। विवाह के अवसर पर खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लकड़ बग्गा जो होता है वो लड़की का अपहरण कर लेता है और एक लड़का उसे जानवर से बचाता है। इस प्रकार का होता है ये लकड़ बग्गा लोकनाट्य, है ना। यह बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। पशु और मनुष्य के योग का मिर्मिकता के साथ चित्रित किया जाता है। इसको मिर्मिकता के साथ, है ना, यानी मनुष्य और पशु के मिर्मिकता के साथ चित्रित किया जाता है, याद रखना है। लकड़ बग्गा बैगा जनजाति के द्वारा। खंबा स्वांग इंपॉर्टेंट है, खंबा स्वांग, है ना। खंबा स्वांग जो है ये कोरकू जनजाति द्वारा लोक नाट्य है। ये नवरात्रि और देव प्रबोधनी एकादशी यानी कि नवरात्रि और देव प्रबोधनी एकादशी यानी देव उठनी 11 बोलते हैं उसको, तो इसके मध्य में किया जाता है दोस्तों। इसके समय किया जाता है 11 के समय, नवरात्रि के समय और 11 के समय किया जाता है ना। खंबा स्वांग कोरकू जनजाति द्वारा, याद रखना है। अब देखो ये से खत्म, इतना नृत्य कला इतना ही है इंपॉर्टेंट, है ना। अब चित्रकला की बात कर लेते हैं अपन। चित्रकला, तो चित्रकला में सबसे पहले भील चित्रकला की बात करेंगे। इसे पिथौरा चित्रकला भी कहा जाता है। भीली चित्रकला को पिथौरा चित्रकला भी कहा जाता है। पिथौरा चित्रकला करने वाले को लिखंदरा कहते हैं दोस्तों, लिखंदरा। एवं इसे सिखाने वाले को पिठौरा बाबा कहते हैं। सिखाने वाले को पिठौरा बाबा कहते हैं और चित्रकला करने वाले को लिखंदरा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है लिखंदरा, और इसको पिठौरा बाबा कहते हैं, याद रखना है ना, याद रखना है दोस्तों।
इसके अलावा उस चित्र को ध्वनि संकेत को सुन व समझकर चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्रकला में मनुष्य, पक्षी, पौराणिक घटनाओं तथा प्रकृति से संबंध का चित्र बनाया जाता है ना, है ना। तो ये क्या है? पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला एक प्रकार की चित्रकला है जो भील जनजाति के सबसे बड़े त्यौहार पिठौरा भील जनजाति के सबसे बड़े त्यौहार पिठौरा पर घर की दीवारों पर बनाई जाती है दोस्तों। पिठौरा पर घर की दीवारों पर बनाई जाती है, याद रखना है ना। पिथौरा क्षेत्रकला दृश्य ज़्यादातर भील जनजाति के लोगों का योगदान उल्लेखनीय रहा है इसमें। तो इसमें से प्रमुख चित्रकार देखते हैं अपन। प्रमुख चित्रकार है पिथौरा चित्रकला के पेमा फात्या। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पेमा फात्या किससे संबंधित है? भील चित्रकार से, है ना, भील चित्रकार से हैं। इन्होंने चित्र बनाया था काटिया घोड़ा और चंदा बाबा, इसके अलावा गणेश, है ना, ये चित्र बनाए थे इन्होंने। ये पेमा फात्या भीली चित्रकार, याद रखना है। भूरीबाई को 2021 में पद्मश्री मिला है ना। इसके अलावा रामलाल लिखंदरा, अनीता बारिया, है ना, अनीता बारिया, गंगूबाई, लाडोबाई, जोर सिंह, उमेश सिंह कटारिया, शेर सिंह, इसके अलावा सुभाष भील, भीमा पारंगी, चंपा पारंगी। तो ये कुछ भी प्रमुख चित्रकार हैं जिनके नाम अपने को पता होना। क्वेश्चन पूछ लेता है ये कौन है करके ऑप्शन दे देता है। जैसे पेमा फात्या का पता होना, भूरीबाई का पता होना, है ना, ये कुछ नाम है जो अपने को पता रहना चाहिए। भीली चित्रकला समझ में आ गया। नेक्स्ट गोंड चित्रकला की बात करते हैं अपन। गोंड कला लोक कला का ही एक रूप है दोस्तों। गोंड समाज की उपशाखा प्रधान समुदाय के कलाकारों द्वारा चित्रित की जाती है, इसको, है ना, चित्रित की जाती है, जिसमें गोंड गाथाएं, गीतों और कहानियों का चित्रण किया जाता है ना। तो कहानियों का चित्रण किया जाता है जो परंपरागत रूप से प्रधान समुदाय के द्वारा गोंडी देवी देवताओं को जगाने और खुश करने हेतु सदियों से गाई जाती आ रही है दोस्तों, गाई जाती आ रही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है गोंडी चित्रकला में, एक इंपॉर्टेंट है जनगण कलाम, प्रधान चित्रकला और डिगना कला। ये तीन इंपॉर्टेंट है गोंडी चित्रकला में, प्रधान चित्रकला और डिगना चित्रकला, है ना। डिगना चित्रकला ये सब गोंडी चित्रकला है, याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है ये क्या है करके। ये क्या है? गोंडी चित्रकला है ना। इसमें स्थानीय रंगों, चारकोल तथा रंगीन मिट्टियों के साथ साथ वर्तमान में कागज और कैनवास का प्रयोग भी करते हैं दोस्तों। कागज और कैनवास का प्रयोग भी कर रहे हैं। गोंड चित्रकला के प्रत्येक चित्र का एक पृथक स्वरूप होता है ना। प्रमुख गोंड कलाकार देखेंगे अपन, गोंड चित्रकार देखेंगे तो जनगण सिंह श्याम इम्पॉर्टेंट है ना। जनगण सिंह श्याम पूछा जा सकता है, गोंड चित्रकला से संबंधित है। जनगण कलाम के प्रणेता रहे हैं ये दुर्गाबाई व्याम, ये भी कौन है? ये गोंड चित्रकला से संबंधित है। डिगना गोंड कला इन्होंने लिखी और इनको पद्मश्री मिला 2022 में। छोटी तेकाम नाम की एक लेडीज है। आनंद सिंह श्याम, भज्जू श्याम इम्पॉर्टेंट है। बीरबल सिंह उइके, धनैया बाई, धवर सिंह उइके, दिलीप श्याम, गरीब सिंह तेकाम और इंदुबाई मरावी है और ज्योति भाई उइके, है ना। ये आदि नाम है जो पता रहना चाहिए अपने को। उसके अलावा गोंड चित्रकला के पाठनगढ़ चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। गोंड चित्रकला को पाठनगढ़ चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पाठनगढ़ में भी काफ़ी प्रसिद्ध है ये। मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिला है, याद रखना है। ये पूछा जा सकता है किसको मिला है? गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन सी चित्रकला को मिला है? जीआई टैग गोंड चित्रकला को मिला है ना। अब बात करते हैं अपन बैगा चित्रकला की। इस चित्रकला में देवी देवताओं के साथ साथ प्राकृतिक वस्तुओं का चित्रण किया जाता है। मंडला, उमरिया, शहडोल जिले में यहाँ चित्रकला बनाई जाती है। इसके प्रमुख चित्रकार में आता है जोधैया बाई, पद्मश्री मिला है 2023 में। जोधैया बाई प्रमुख चित्रकार है ना। इसके प्रमुख बैगा चित्रकला के प्रमुख चित्रकार है जोधैया बाई, पद्मश्री मिला है 2023 में, याद रखना है। नेक्स्ट है थारिया चित्र। कोरकू जनजाति की महिलाओं द्वारा दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र को बोलते हैं थारिया चित्र।
कोरकू महिलाओं द्वारा दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र को बोलते हैं थारिया चित्र। याद रखना है, कोरकू जनजाति की महिला। सज्जा कला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सज्जा कला, सज्जा कला जो है ये कोल जनजाति के लोग बनाते हैं। इसमें उद्रेखण कला है जो गीली दीवार पर बनाई जाती है, यानी गीली दीवार को उधर उधर के खोद के ऐसे डिज़ाइन देते हैं, उसको बोलते हैं उद्रेखण, है ना, कला बनाई जाती है। सज्जा कला जो है ये कोल जनजाति के द्वारा सज्जा कला, याद रखना है ना। इसके अलावा फिर नेक्स्ट है नोह डोरा कला बैगा जनजाति के द्वारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि आला MPPSC 2023 में, है ना। तो आपको बता दूँ बैगा जनजाति के द्वारा नोह डोरा कला बनाई जाती है। दीवार पर मिट्टी से इक हरी व दोहरी रेखा खींचकर बनाई जाती है। इक हरी व दोहरी रेखा खींचकर बनाई जाती है, याद रखना है ना। नोह डोरा क्वेश्चन पूछता क्या है करके पूछा था। दीवार पर बनाई गई कलाकृति, इसको ऐसा बोल सकते हैं अपन, है ना। दीवार पर चित्र बनाई जाती है। इसमें कागज और कैनवास का भी प्रयोग करते हैं कई बार, है ना। दीवार पर मिट्टी से बना नोह डोरा अलंकरण गोंड जनजाति से संबंधित एक विशेषता है दोस्तों। गोंड जनजाति से संबंधित एक विशेषता है। क्वेश्चन पूछा था जब गोंड जनजाति ऑप्शन में दिया था, तो गोंड जनजाति और बैगा जनजाति दोनों का है ये। गोंड जनजाति का भी है और बैगा जनजाति का भी है, याद रखना है। गोंड जनजाति और बैगा जनजाति दोनों का है ये। नोह डोरा क्या है? दीवार पर मिट्टी से बना नोह डोरा अलंकरण गोंड जनजाति से संबंधित एक विशेषता है उनकी, याद रखना है। गुदनी कला जो है कोल जनजाति द्वारा, गुदनी कला कोल जनजाति के द्वारा दीवारों और प्रवेश द्वार के आसपास आकृतियों को चित्रित किया जाता है ना। दीवारों पर और प्रवेश द्वार, जो प्रवेश द्वार रहता है जैसे घर का, मकान का प्रवेश द्वार, इधर साइड दोनों उसके आसपास आकृतियों का चित्रित किया जाता है, उसको गुदना कला कहते हैं, गुदनी कला कहते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया, इतनी चीज़ें थी इसमें। ये चित्रकला में काम की चीज़ मैंने बता दी है जो इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और अपन कन्फ्यूज़न रहते हैं पेपर में तो बनता ही नहीं। अब शिल्प कला को डिस्कस करते हैं धमाकेदार तरीके से। शिल्प कला में सबसे पहले आता है काष्ठ शिल्प। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। अब देखिए काष्ठ शिल्प दोस्तों, काष्ठ शिल्प का मतलब होता है लकड़ी से बनी कलाकृति होती है, जिसमें काष्ठ शिल्प हस्तकला का एक रूप होता है, जिसमें हाथों से रेशे, कालीन, चर्म, धातु, मृत्तिका, मूर्तियाँ, काष्ठ और कई कलाकृतियाँ बनाई जाती है। इसके प्रमुख केंद्र है धार, झाबुआ, मंडला, है ना। जनजाति भील व कोरकू जनजाति ज़्यादातर बनाती है ये, भील जनजाति और कोरकू जनजाति। काष्ठ शिल्प में भील जनजाति के द्वारा दीवाणया, गातका, ढोल, मंदल आदि वाद्ययंत्र व कोरकू जनजाति के द्वारा मृतक स्तंभ, जो मुंडा होता है, मुंडा कोरकू जनजाति के द्वारा जो मृतंग स्तंभ होता है, मुंडा, है ना, जो उसका वो बनाते हैं दोस्तों इससे, है ना। कोरकू जनजाति बनाती है मुंडा। तो ये समझ में आ रहा है। ये जो ढोलक, जैसे ढोल, ये मदल मैंने बताया था, गले में टांग के बजाते हैं बड़ा वाला, वो सब वाद्य यंत्र ये लकड़ी के बनाते हैं। तो बताया गया है यहाँ पे काष्ठ शिल्प। आगे समझ क्या? इसके अलावा बांस शिल्प की बात करें तो झाबुआ और मंडला में बांस शिल्प प्रसिद्ध है। भील, गोंड और बैगा जनजाति द्वारा बांस से दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है दोस्तों। उसको बांस बोलते हैं। बांस एक प्रकार की घास होती है, उसको छील के छोटे बारीक कर लेते हैं और उससे बनाते हैं। पत्ता शिल्प झाबुआ, मंडला, डिंडोरी जिले में मोगिया जनजाति द्वारा झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं, उसको पत्ता शिल्प कहा गया है। किसके द्वारा? मोगिया जनजाति के द्वारा, है ना। कंगी शिल्प, ये उज्जैन, रतलाम और नीमच में चलता है कंगी शिल्प, है ना। बंजारी जनजाति द्वारा कंगी का निर्माण किया जाता है। बंजारा जनजाति द्वारा कंगी का निर्माण किया जाता है, और बंजारा जनजाति को ही कंगी का आविष्कारक माना जाता है, यानी उनका मानना है कि सबसे पहले कंगी को हमने बनाया था करके। कठपुतली शिल्प जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में नट जाति द्वारा कठपुतली शिल्प का कार्य किया जाता है। नट जाति द्वारा कठपुतली बनाते हैं, छोटे छोटे कठपुतली शिल्प का कार्य किया जाता है। गुड़िया शिल्प की बात करें तो इसका प्रमुख केंद्र झाबुआ है। भीली गुड़िया भीली जनजाति द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध शिल्प कला है दोस्तों। भीली गुड़िया ये झाबुआ में बनाया जाता है। भीली गुड़िया शिल्प, है ना।
बात करेंगे लौह शिल्प की दोस्तों। लौह शिल्प जो है गोंड जनजाति की शाखा अगरिया द्वारा लोहे को गलाकर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसको लोहा शिल्प कहते हैं। अगरिया जनजाति के द्वारा प्रमुख केंद्र है इनका छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल, याद रखना, छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल। भीली शिल्प दोस्तों, भीली शिल्प धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इसके अंतर्गत बटुए बनाते हैं, मोती माला बनाते हैं, अन्य दैनिक उपयोग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग भीली शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, भीली शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जोबट, जोबट, धार में जोबट नाम की जगह है। जोबट के भील जो है क्या बनाते हैं, अगर क्वेश्चन पीईबी की एग्जाम में पूछा था। जोबट के भील पुंजा दरिया बनाते हैं, पुंजा दरिया, दरिया नहीं होती है बिछाने वाली, पुंजा दरिया बनाते हैं, पुंजा दरिया। जोबट के भील क्या बनाते हैं, जोबट के भील पुंजा दरिया बनाते हैं, पुंजा दरिया बनाते हैं जोबट के भील। इसके अलावा नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग भीलों द्वारा भीली शिल्प है, याद रखना, नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग पूछा जा सकता है। छिपा शिल्प की बात करेंगे। छिपा का मतलब यहाँ पे कपड़े और हाथों द्वारा बनाए गए आकृतियों को उखेरता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों। इसका उज्जैन, झाबुआ, धार, उज्जैन, झाबुआ, धार। छिपा शिल्प के अंतर्गत कपड़े और हाथों के द्वारा विभिन्न आकृतियों को उकेरा जाता है। भैरव प्रिंट इंपॉर्टेंट है, भैरव नहीं है, भैरूगढ़ प्रिंट, भैरूगढ़ प्रिंट जो है छिपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। भैरूगढ़ प्रिंट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, छिपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ये पता होना है ना। इसके अलावा टेराकोटा, बैगा, गोंड, बैगा, प्रधान, अगरिया व भूमिया जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है टेराकोटा शिल्प, है ना। इसके अंतर्गत मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं, सजावटी सामान का निर्माण किया जाता है। ये टेराकोटा के अंतर्गत मिट्टी से बनता है, इसलिए उसका नाम टेराकोटा है। हस्तशिल्प की बात करेंगे, यानी हाथ से बना हुआ शिल्प, तो पनिका जनजाति द्वारा कपड़े बुनाई का कार्य किया जाता है। पनिका एक प्रकार की बुनकर जनजाति है दोस्तों, है ना, बुनकर जनजाति है, इसलिए याद रखना है, इसलिए याद रखना है ना, ये बुनकर जनजाति है। तो हस्तशिल्प कपड़े बुनाई का कार्य किया जाता है पनिका जनजातियों के द्वारा, है ना। तो ये समझ में आ गया, ये शिल्प हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं पर्व, उत्सव और त्यौहार को भी धमाकेदार तरीके से पट डिस्कस करते हैं। देखो पहला देखते हैं अपन भगोरिया उत्सव। यह उत्सव भील बहुल्य क्षेत्र झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी आदि क्षेत्रों में होता है। यह उत्सव होलिका दहन से 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है दोस्तों, 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है। जब प्रारंभ होता है तो गुलालिया कहते हैं उसको, बीच में फिर गोल गधेड़ों खेलते हैं, फिर उजाड़िया हाट के रूप में जाना जाता है, उजाड़िया हाट के रूप में जाना जाता है ना। इस अवसर पर 9 युवक युवती अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, यानी कुंवारी लड़के और लड़के अपनी जीवन साथी का चुनाव करते हैं। मेले के टाइम पे हाथ में पान लेके, है ना, पान सुपारी लेके जाते हैं और लड़की को खिलाते हैं, टीका लगाते हैं। फिर जिसको जो लड़की पसंद जाती है और उसने लड़की ने अगर हाँ बोल दी और सुपारी खा ली और पान खा ली तो उनकी हाँ समझते हैं, फिर ऐसा करके उनका रिश्ता पक्का हो जाता है, घर वालों को बताते हैं, है ना। तो ये है ये दोस्तों भगोरिया उत्सव भील जनजातियों के द्वारा, याद रखना है क्षेत्र का नाम पश्चिमी मध्य प्रदेश में। रसनवा यह पर्व बैगा जनजाति द्वारा मंडला क्षेत्र के आसपास मनाया जाता है। बैगा जनजाति के आदि पुरुष नागा बैगा की स्मृति में मनाया जाता है, नागा बैगा की स्मृति में मनाया जाता है। 9 दिवसीय इस पर्व के अंतर्गत अंतिम दिन मधुमक्खियों की पूजा की जाती है, ये पता होना। किसकी पूजा की जाती है, मधुमक्खियों की पूजा की जाती है रसनवा पर्व में, है ना। मंडला क्षेत्र में बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, याद रखना है। छा में आई की मात्रा क्षयरता उत्सव या, है ना, यह पर्व पूर्वी मध्य प्रदेश के जनजातियों द्वारा पूस माह के अंतिम दिन में मनाया जाता है। यह नववर्ष की भांति मनाया जाता है दोस्तों, नववर्ष की भांति, यानी जैसे नया साल आता है ना उस टाइप का नववर्ष की भांति बनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, बेहतरीन खिचड़ी खाते हैं, है ना, सुबेरे उठ के खिचड़ी बनाई जाती है और खिचड़ी खाई जाती है इसमें। तो क्षयरता उत्सव ये पूर्वी मध्य प्रदेश के जनजातियों द्वारा, याद रखना है। मेघनाथ पर्व गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा फाल्गुन माह में मनाया जाता है,
फाल्गुन माह में मनाया जाता है। इसमें मेघनाथ की पूजा की जाती है। इसे झंडा उत्सव भी कहते हैं दोस्तों। मेघनाथ पर्व को झंडा उत्सव भी कहते हैं। और याद रखना है, मेघनाथ पर्व जो है गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा फाल्गुन माह में मनाया जाता है। मंडई पर्व, मंडई मेला तो हर जगह ही लगता है दोस्तों, अपने इधर भी लगता है, तुम्हारे गांव में, हमारे गांव में, है कि नहीं, सब जगह लगता है। लेकिन गोंड एवं उनकी उपजातियों द्वारा मंडला और डिंडोरी आदि क्षेत्र में मनाया जाता है ना। इस अवसर पर सांस्कृतिक व आर्थिक मेले का आयोजन भी किया जाता है दोस्तों। सांस्कृतिक व आर्थिक मेले, है ना, तो रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी भी होते रहता है कि नहीं, तो ये सब आयोजन किया जाता है। तो ये मंडई मेले की शुरुआत यहीं से हुई है, गोंड जनजातियों के द्वारा मंडला डिंडोरी से, और आजकल तो हर जगह लगते हैं कि नहीं। नेक्स्ट है छाला पर्व। छाला पर्व गोंड जनजाति की युवतियों द्वारा मनाया जाता है। छाला पर्व। लारूकाज इंपॉर्टेंट है। लारूकाज में गोंड जनजातियों द्वारा नारायण देव की पूजा की जाती है। जो उनका देव है नारायण देव की पूजा की जाती है। इस अवसर पर सुअर की बलि भी दी जाती है, याद रखना है, लारूकाज। पिठौरा उत्सव होता है दोस्तों, भील और भिलाला और अन्य उपजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह 15 से 20 वर्षों में एक बार मनाया जाता है दोस्तों। इसमें मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस अवसर पर पिठौरा चित्रकला बनाई जाती है और पिठौरा बाबा की पूजा भी की जाती है ना, ये याद रखना है, पिठौरा उत्सव। नवाई उत्सव दोस्तों, इसमें नया खाते हैं। भील जनजातियों द्वारा खरीफ की फसल की आवागमी पर जब फसल आ जाती है और पकने लगती है और फल जाती है, तो वहाँ से दाने लेके आते हैं, उसकी घर में पूजा पाठ करते हैं और अपनी चावल बनाते हैं, उसमें डालते हैं। इसको नया खानी कहते हैं। नया यानी नया खाना। इसमें तुरई की सब्जी भी खाते हैं कई लोग, है ना। तो नवाई उत्सव है, नया खाना। वैसे हर लोग खाते हैं आजकल, नया खाते हैं। जो किसान लोग हैं वो जानते हैं, किसानों के यहाँ, है ना। तो नवाखाई उत्सव भील जनजाति द्वारा, याद रखना है। दिवासा उत्सव जो है ये भील व उनकी उपजातियों द्वारा श्रवण मास की अमावस्या को मनाते हैं। श्रवण मास की अमावस्या का मतलब यहाँ पे हो गया दिवाली से। तो दिवाली का से ही निकला है दिवासा, है ना, दिवाली से ही निकला है दिवासा। यह उत्सव इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। यह उत्सव इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है, याद रखना है। सरहुल जो है इंपॉर्टेंट है। सरहुल जो है ये उरांव जनजाति द्वारा प्रकृति पूजा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उरांव जनजाति के द्वारा प्रकृति पूजा उत्सव के रूप में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति द्वारा। काकसार जो है ये अबूझमारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अबूझमारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर जीवन साथी का चुनाव करते हैं इन लोग। इस अवसर पर जीवन साथी का चुनाव करते हैं, याद रखना है। खंडेरा पर्व गोंड जनजाति द्वारा, खंडेरा पर्व गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, याद रखना है ना। उसके अलावा कर्मा त्यौहार जो है उरांव जनजाति द्वारा धान रोपाई के समय, जब धान का रोपाई करते हैं, धान लगाते हैं, है ना, धान की वो रोपाई करते हैं, यानी परह लगाते हैं, है ना, तो कर्मा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों उरांव जनजाति द्वारा। इसके अलावा चैत्र उत्सव गोंड जनजाति द्वारा, याद रख सकते हैं। हलमा इंपॉर्टेंट है। हलमा है कि हलमा उत्सव भील जनजाति द्वारा। हलमा उत्सव इंपॉर्टेंट है भील जनजाति के द्वारा, है ना। हलमा उत्सव इंपॉर्टेंट है भील जनजाति के द्वारा। हलमा, है ना, हलमा। इसके अलावा एक बार छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, सीजीपीसीए में, पीएससी में। काकसार ऐसा पूछा था उसने, काकसार किस जनजाति का नृत्य है, तो मूरिया, है ना, मूरिया जनजाति का काकसार, है ना, काकसार। और ये त्यौहार की बात हो रही है तो ये मूरिया और अबूझमारिया जनजाति दोनों के द्वारा मनाया जाता है, याद रखना है ना, याद रखना है दोस्तों। खंडेरा पर्व जो है गोंड जनजाति का, याद रखना है। खंडेरा पर्व जो है ये गोंड जनजाति का है। खंडेरा पर्व गोंड जनजाति का। कर्मा त्यौहार बता दिया उरांव। चैत्र गोंड जनजाति का। हलमा इंपॉर्टेंट है भील जनजाति का, है ना। हलमा मध्य प्रदेश के भील जनजातियों का पारंपरिक त्यौहार है। ये पारंपरिक त्यौहार है। यह सामूहिक श्रम और आपसी सहयोग का दिन होता है ना। सामूहिक श्रम और आपसी सहयोग का दिन होता है। इसमें ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करना शामिल होता है। हलमा शब्द का अर्थ होता है मदद के लिए पुकारना। हलमा शब्द का मतलब क्या होता है, मदद के लिए पुकारना दोस्तों। बात करेंगे नवरात्रि जवारे जो है ये सिवनी क्षेत्र में गोंड, नवरात्रि जवारे जो है सिवनी क्षेत्र में गोंड, प्रधान, बैगा, भूमिया आदिवासी द्वारा चैत्र माह की नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है।
इस अवसर पर जवारे बोते हैं, मनौती मांगते हैं, इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हैं और बकरे की बलि भी दी जाती है कई जगह, है ना। नेक्स्ट है मांडवारा त्यौहार। ये बैतूल जिले के भैंसादेही में गोंड आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर पशुओं के आवास गृह के दरवाजों पर आम की पत्तियों का तोरण बांधकर पूजा की जाती है दोस्तों। आम के पत्तों का तोरण बांधकर पूजा की जाती है। मांडवारा बैतूल के भैंसादेही में, याद रखना है ना। अक्षय तृतीया की बात करेंगे। ये मंडला जिले के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। गांव के मुखिया के घर मनाया जाता है। ये कहाँ मनाते हैं? गांव के मुखिया के घर मनाते हैं। इस त्यौहार में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस त्यौहार में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है दोस्तों, है ना। इसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, जैसे अक्षय तृतीया में करते हैं ना, उसी टाइप का। वट वृक्ष में जाके पूजा के पेड़ के आजू बाजू घूम के धागा बांध के पूजा करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अक्षय तृतीया। ये मंडला जिले की आदिवासी महिलाओं के द्वारा। बड़ा देव त्यौहार दोस्तों, ये बड़ा देव त्यौहार जो है ये बिरसा, बालाघाट का जो बिरसा क्षेत्र है, बिरसा के आदिवासियों द्वारा साजा वृक्ष के नीचे जहाँ बड़ा देव का निवास होता है वहाँ करते हैं दोस्तों। इसमें मुर्गे और बकरे की बलि दी जाती है, इसमें भी, है ना, इसमें मुर्गे और बकरे की बलि दी जाती है। तो ये क्या है? बिरसा बालाघाट के आदिवासियों द्वारा साजा के वृक्ष यानी साज का वृक्ष, है ना, जो इनका पवित्र वृक्ष मानते हैं। तो बड़ा देव त्यौहार बालाघाट बिरसा। आखिरी है बिदरी त्यौहार। यह धरती, बादल और बीज की पूजा का त्यौहार है दोस्तों। बिदरी त्यौहार यह धरती, बादल और बीज की पूजा का त्यौहार है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जनजातियों पर हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है, जिस कारण होली, दिवाली, देव दशहरा और प्रबोधनी और आदि त्यौहार को भी मनाते हैं। लेकिन ये कुछ जनजातियों के त्यौहार है जो अपने को पता रहना चाहिए, है ना। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपन जनजातीय सम्मान को डिस्कस करेंगे। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने एक बार समझाने की कोशिश की हूँ, पढ़ना तो आपको है दोस्तों। बाकी याद रखें और समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।